हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तरफ से आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट जो है वो आप मिस ना कर सके। तो दीपक सर ने आपके साथ स्ट्रैटेजी जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि हमारे चैनल पे आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, ठीक है। उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आज है हमारा डे 1। मैं आपके साथ डील करूंगी विद द रीजनिंग पोर्शन और आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ ऐसी शेयर करूंगी जिससे कि आप 35 के 35 क्वेश्चंस उन 20 मिनट्स में आप स्कोर कर सको और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनकी एक्यूरेसी भी जो है वो आपकी 100% रहे। बिकॉज एग्जाम में आपकी सिर्फ स्पीड मैटर नहीं करती, क्या मैटर करता है, मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आपकी स्पीड का कोई फायदा नहीं है। तो आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, जल्दी से जल्दी आपके साथ वो डिस्कस किया जाएगा। कॉन्सेप्ट्स की जहाँ तक बात है, आई होप आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं जिनमें हमने आपके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब शेयर किए हैं, सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो। आई होप आप सबने वो वीडियोस देखी हैं और अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चेक आउट आवर प्लेलिस्ट जो कि हमारे चैनल पर आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो आज है हमारा डे 1 ऑफ द रीजनिंग पोर्शन। आज हम क्या करेंगे, कुल 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे विद इन अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम, ताकि आपको भी पता चलेगा कि जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे डिस्कस किए जाने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ। स्क्रीन पे आप अपने सामने देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 विच इज बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ में आपने देखा होगा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको एग्जाम में नहीं पूछी गई थी, बट क्लरिकल लेवल एग्जाम में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चंस मिनिमम जो हैं वो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए उनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है, आपको क्वेश्चन की डायरेक्शंस पढ़नी है कि क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है। तो रीड करिए। फॉर द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस इन द अबव अग्रीमेंट अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। व्हाट इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जे, पी एंड दिस, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करने हैं कि ये कहाँ पे है और इनका क्या पैटर्न बन रहा है। अगर आप दो ऑप्शंस देखते हैं, दो ऑप्शंस में आपका सेम पैटर्न बन रहा है, मतलब वही आपका डेफिनेट पैटर्न है और एरर के लिए आपको बाकी तीनों में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं जे, पी एंड कॉपीराइट। मैं देख पा रही हूँ कि जे और पी के बीच में +1 है और देन पी और सी के बीच में -3 है, ठीक है। ये आ गया मेरे फर्स्ट ऑप्शन का पैटर्न। दूसरा ऑप्शन है मेरा ई, क्यू एंड स्टार। इसको अगर मैं देखती हूँ तो ये ऑलरेडी -1 बन रहा है और +1 बन रहा है जो कि गलत है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन क्या आ गया मेरा, ई, क्यू, स्टार। यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए मुझे -1 करना पड़ा और मैं -1 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके बीच में जो है वो एक अल्फाबेट या डिजिट जो है वो लाई कर रहा है और इसके बीच में भी एक अल्फाबेट या डिजिट जो है वो लाई कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है हमारा W, I एंड %। अगर हम इसको देखें W, I विच मीन्स इनके बीच में एक है, W और % के बीच में -1 है। तो क्या ये वाला और ये वाला पैटर्न जो था मेरा सेम था? जी हाँ, सेम था। मतलब जो भी 4th और 5th का जो हमारे ऑप्शंस होंगे उनमें भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया होगा, क्योंकि 5 में से किसी एक ऑप्शन का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। मुझे 3 ऑप्शंस चेक करने के बाद ही पता चल गया कि ये वाला जो मेरा ऑप्शन था इसमें जो मेरा पैटर्न फॉलो किया गया था दैट वाज डिफरेंट, और इसलिए मैं इस ऑप्शन को मार्क करके आ जाऊंगी रादर देन चेकिंग ऑल द 5 ऑप्शंस, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। अगर मैंने +1 लिखा है तो +1 का मतलब ये है कि उन दो डिजिट्स या अल्फाबेट्स के बीच में एक डिजिट लाई कर रहा था, ठीक है। अब ये मत सोचो कि उनके बीच में पोजीशंस कितनी है, मैंने उस बेसिस पे जो है +1 लिखा था। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बोलता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th टू द राइट ऑफ द 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड क्या हुआ, ये आपको पता है ना, ये ऐसे फॉलो कर रहा है, पहले इस साइड जा रहा है फिर इस साइड जा रहा है। आपको पेपर में भी जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो इसी तरह दी जाती है, कभी भी स्क्रीन पे पूरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज फिट नहीं आती। कुछ बच्चे स्क्रॉल करना भूल जाते हैं और जो आधा पोर्शन होता है हमारे अल्फा न्यूमेरिक का वो कट जाता है और कुछ वो उस चक्कर में अपने मार्क्स गवा देते हैं। आपको वो गलती नहीं करनी, ठीक है। यहाँ से जाके फिर यहाँ से जाना है आपने। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है राइट एंड से 19th एलिमेंट, राइट एंड से 19th एलिमेंट के राइट पे 5th। अगर ये मेरा राइट एंड है, यहाँ से पहले मैं 19 पे जाऊंगी,
फिर यहाँ से 5th पे आऊंगी। तो अगर आप ये काम करते हो, पहले 19th पे जाते हो फिर 5th पे आते हो, दिस इज गोइंग टू टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जाकर वापस आने से बेटर है हम 19 में से 5 माइनस कर दें। मेरा आंसर आया 14। और अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड से 14th एलिमेंट जो है वो निकालना है, एंड दैट वुड बी माई ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इस टेक्निक से मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्यू है। अगर मैं 19 में से 5 को माइनस कर दूं, अगर दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जो हमारा ट्रिवियल तरीका है, पहले हम 19 एलिमेंट्स काउंट करेंगे और फिर हम वापस आएंगे उसके 5th टू द राइट। ठीक है, 1 2 3 4 ये 14 था, 15 16 17 18 19 ये आया मेरा 19th एलिमेंट। ठीक है, फिर मुझे 19th एलिमेंट से राइट पे जाना है 5th के, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही मेथड से मेरा ऑप्शन क्यू आया है। तो आपको कौन सा बेटर तरीका लगता है कि पहले आप 19 पे जाओ फिर 5th पे आओ, या 19 में से 5 को माइनस कर दो और टोटल हमारा आ गया 14th। तो हम कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, 14th एलिमेंट। बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। एटलीस्ट 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स जो हैं आपके इस क्वेश्चन में इस टेक्निक से जरूर बचेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। मुझे ऐसे नंबर बताने हैं जो इमीडिएटली प्रोसीड कर रहे हैं किससे, अ कॉन्सोनेंट। प्रोसीड करने का मतलब है उसके लेफ्ट साइड पे, सक्सीड करने का मतलब है उसके राइट साइड पे। ठीक है, प्रोसीड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। जो भी फॉलो चीज कर रही है, देखो फॉलो करना क्या होता है, किसी के पीछे आना। अब एन जो है, हम मान के चल रहे हैं कि एन इस साइड जा रहा है, तो एन के पीछे कौन आ गया, एस, एन के आगे कौन आ गया, कॉन्सोनेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सी एन और एस, मैंने यहाँ पे राइट डाउन क्यों कर लिया, ताकि मुझे याद रहे मुझे क्या अरेंजमेंट फाइंड करना है कि मुझे ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसके पहले कॉन्सोनेंट हो और जिसके बाद सिंबल हो। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या हम ढूंढ सकते हैं। आप अपने बेसिस पे भी ट्राई कीजिए, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठिए और आप देखिए क्या आप मुझसे जल्दी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर कहाँ पे है मेरा, नंबर 2, क्या इसके आगे कॉन्सोनेंट है, नहीं। इसके आगे कॉन्सोनेंट है, नहीं। 5 के आगे कॉन्सोनेंट है, जी हाँ है। और 5 के पीछे सिंबल है, जी हाँ है। तो एक नंबर आ गया मेरा 5। अगला नंबर देखती हूँ 1 के पीछे कॉन्सोनेंट है बट 1 के आगे सिंबल है, नहीं है। 8 के पीछे कॉन्सोनेंट है, क्या 8 के पीछे सिंबल है, नहीं है। नेक्स्ट नंबर मेरा कौन सा आ गया, 3 के पीछे कॉन्सोनेंट है, नहीं। ई इज अ वॉवल, तो ई जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं हुआ। अगेन 6 के पीछे कॉन्सोनेंट है, नहीं है। 4 के पीछे कॉन्सोनेंट है, हाँ है। 4 के आगे सिंबल है, नहीं है। 8 के पीछे वॉवल है, 8 के आगे भी वॉवल है। तो ऑल इन ऑल मेरे पास कौन सा ऑप्शन आया, मेरे पास आया ओनली 5 नंबर। हमको क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी सच नंबर्स, मुझे नंबर नहीं पूछा गया, हाउ मेनी। तो देयर इज ओनली 1 नंबर which is being preceded by a consonant and which is being followed by a symbol। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द पोजिशंस ऑफ द लास्ट 18 एलिमेंट्स इन द अबव अरेंजमेंट आर रिवर्स्ड, which of the following will be the 17th from the लेफ्ट हैंड। आपको बोला गया है लास्ट के 18 जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको रिवर्स कर देना है और फिर हमको लेफ्ट हैंड से काउंट करना है कौन सा एलिमेंट, 17th एलिमेंट। अब सब बच्चे क्या करेंगे, पहले तो इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को नीचे लिखेंगे, उसके बाद लास्ट से जितने भी 18 एलिमेंट्स होंगे वो लोग उसको भी दोबारा लिखेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपके साथ जो टेक्निक शेयर कर रही हूँ, दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड। ओके, we have utilized them in the exam and that is why we were able to solve 35 or 35 questions। देखो आप क्या करोगे, आप पहले देखो कि 18 एलिमेंट्स हमारे कहाँ तक आते हैं। 18 एलिमेंट्स कहाँ तक आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। मतलब जो हमारा रिवर्स करने वाला है वो है J से लेकर Z तक। हमको काउंट क्या करना है, हमको बताना है लेफ्ट हैंड से 17th एलिमेंट क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11 एलिमेंट्स हमको मिल गए हैश तक। क्यों ना हम इसको रिवर्स करने की बजाय
जब ये रिवर्स होगा तो J की पोजीशन पे Z आएगा, 1 की पोजीशन पे U आएगा, P की पोजीशन पे 8 आएगा। इतना तो आपको पता है, अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो क्यों ना हम 11 को यहाँ तक काउंट किया, तो क्यों ना हम 12 को काउंट करना यहाँ से शुरू किए फ्रॉम द रिवर्स, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ना मुझे रिवर्स करने की जरूरत पड़ी, जब मैं काउंट करने लगी तो मैंने यहाँ तक 11 डिजिट्स काउंट किए, 11 एलिमेंट्स काउंट किए, एंड देन 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ? W। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो दिस वाज द शॉर्टकट। आप कैसे अल्फान्यूमेरिक सीरीज को फटाफट से विद इन 2 to 2.5 मिनट्स आप इसको फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो है आपके पेपर में बहुत टाइम कंज्यूम करती है, एंड दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज ईदर, कितने ऐसे वॉवल्स हैं विच इज ईदर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, फॉलो करने का मतलब उसके आगे। ओके, वी के राइट साइड पे या तो वॉवल के आगे सिंबल है या तो वॉवल के पीछे सिंबल है। इधर और का मतलब आपको पता है, या तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए या तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे वॉवल्स कितने हैं। वॉवल्स ढूंढो। सबसे पहला वॉवल ये है, क्या ए के पीछे सिंबल है या ए के आगे सिंबल है? नहीं है। उसके बाद ये वॉवल नहीं, ये वॉवल है। क्या वॉवल के पीछे सिंबल है? जी हाँ है। तो एक वॉवल मेरा आ गया ई। उसके बाद मेरा क्या वॉवल आया? आई। क्या आई के पीछे सिंबल है या आगे सिंबल है? नहीं है। क्या यू के पीछे सिंबल है या आगे सिंबल है? नहीं है। तो कुल मिला के मेरे कितने वॉवल हुए? ओनली 1, विच इज आइदर बीइंग प्रोसीडेड बाय अ सिंबल और बीइंग फॉलोड बाय अ सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटी के। अगेन ये भी आपके क्लरिकल एग्जाम में पूरे के पूरे 5 मार्क्स ऑक्यूपाई करती है, और इसमें आपका हैंड फास्ट हो, स्ट्रांग हो, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फटाफट उनको सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी बोर्ड पे, तो आपने फटाफट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और अपना टाइम खुद ही मैनेज करो कि कितनी जल्दी हम सॉल्व उसको कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जो कंक्लूजन में मुझे चाहिए, कंक्लूजन में क्या चाहिए? एन वी का रिलेशन और ई और वी का रिलेशन। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा तो मेरे पास 2 इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें एन जो है वो एक स्टेटमेंट में है और वी जो है वो दूसरे स्टेटमेंट में है। और अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखूं तो ई एक स्टेटमेंट में है, वी दूसरे स्टेटमेंट में है। तो हमको करना क्या होता है? हमको एक ज्वाइनिंग फैक्टर ढूंढना होता है, जिससे मेरी वो दोनों स्टेटमेंट्स जुड़ जाएं और जो भी मेरे रिक्वायर्ड अल्फाबेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो मुझे मिल जाए। तो एल और जब मुझे एन और वी को जोड़ना है तो मुझे कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? तो मैं देख पा रही हूँ कॉमन है मेरा C, n इज इक्वल्स टू C एंड C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू V। आई होप आप सबको ये देखने को मिल गया, आप सबने ये ढूंढ लिया। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू V है? n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू V है, जी हाँ। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा ट्रू हो गया। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई कि हम इससे इस कंक्लूजन में कैसे पहुंचे, तो प्लीज हमारी इनइक्वालिटी वाले लेक्चर्स जो हैं वो आप हमारे चैनल पे जरूर देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, E इज ग्रेटर देन V, मुझे फाइंड आउट करना है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में अगर मैं जाती हूं तो मुझे दिया गया है C इज ग्रेटर देन E। इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ दैट E इज लेस देन V, एंड देन मुझे दिया गया है C इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू V, मतलब V इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू C। आई होप आप लोगों ने ये अरेंजमेंट जो है वो डिराइव कर लिया होगा। इस अरेंजमेंट से इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो E और V के बीच में मुझे जो रिलेशन फाइंड आउट करना था वो यही था, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो मेरा क्या हुआ? ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी पे। तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी अगर मैं देखूं, A इज लेस देन B, B इज ग्रेटर देन D, L इज ग्रेटर देन A। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कंक्लूजन में पूछा गया है मुझे B और L के बीच का स्टेटमेंट, B और L के बीच का रिलेशन, है ना। अगर आपको देखो तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बट मेरे पास एक तीसरा B स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग A इज लेस देन B। तो अगर मुझे B और L के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे जाऊंगी? L इज ग्रेटर देन A एंड A इज ग्रेटर देन B। पहले मैंने ये स्टेटमेंट लिया और फिर मैंने ये स्टेटमेंट लिया। दोनों जो अपोजिंग सिंबल्स है इस कंक्लूजन में है, तो मतलब L और B के बीच में कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। दूसरे कंक्लूजन की बात करूं तो मुझे चाहिए D और L के बीच में, तो कैसे जाऊंगी मैं? A इज लेस देन B, B इज ग्रेटर देन D, L इज ग्रेटर देन A। अगेन
डी और एल के बीच में ओपोजिंग सिंबल्स होने के कारण कोई भी रिलेशनशिप जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, नीदर ऑफ द कंक्लूजन्स आर ट्रू। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें भी मुझे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कंक्लूजन की बात करें तो मुझे कंक्लूजन चाहिए एस और ई के बीच में, ए और ओ के बीच में। एस और ई जो है आपको फर्स्ट 2 स्टेटमेंट से मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करेंगे, हमारा ज्वाइनिंग फैक्टर क्या रहेगा, हमारा ज्वाइनिंग फैक्टर रहेगा ए, एस इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन एल इज ग्रेटर देन ई। एस और ई के बीच में एक ही सिंबल है, तो यहाँ से मैं डिराइव कर सकती हूँ दैट एस इज ग्रेटर देन ई, विच इज माई ऑप्शन नंबर 1 एंड दैट इज द कंक्लूजन 1 इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन की बात करूं मैं ए और ओ के बीच में, तो मेरा ज्वाइनिंग फैक्टर मुझे क्या दिख रहा है, ए से पहले मैं एल पे जाऊंगी, एल से फिर मैं ओ पे जाऊंगी। कैसे, ए इज ग्रेटर देन एल एंड एल इज लेस देन ओ। ए और ओ के बीच में अपोजिंग सिंबल्स आ गए, तो अगेन कोई भी रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। आपको जो भी कंक्लूजन्स मिलते हैं आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कंक्लूजन आपको मार्क करना है, क्योंकि सीरियल वाइज कंक्लूजन्स नहीं होते। कभी वो इधर और वाला ऊपर डाल देते हैं, कभी नन वाला ऊपर डाल देते हैं, कभी 1 and 2 वाला ऊपर डाल देते हैं। तो आपको कंक्लूजन्स जो आप मार्क करोगे वो एकदम ध्यान से मार्क करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब सिलोगिज्म की। हमने आज अभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देख ली, फिर हमने इनइक्वालिटी देख ली, और अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस सिलोगिज्म के। तो सिलोगिज्म पे आप देख सकते हो हमें स्टेटमेंट्स क्या दी हैं। सम टेलीविजन्स आर एचडी, ये टीवी आ गए, ये एचडी आ गए। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सम टेलीविजन्स आर एचडी, बेसिक डायग्राम जो है सम टीवी आर एचडी का यही होता है। एंड सम पिक्चर्स आर एचडी, अगेन सम पिक्चर्स आर एचडी। अब हमारा कंक्लूजन हमें क्या पूछा गया है, नो पिक्चर इज टेलीविजन, नो पिक्चर इज टेलीविजन। क्या मैं सर्टेनिटी से बोल सकती हूँ कि कोई भी पिक्चर टेलीविजन नहीं होगा? जी नहीं, मैं नहीं बोल सकती। अगर आपने सिलोगिज्म आपको आता है तो आपको पता होगा कि जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें भी नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन में कभी भी सही नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा वो गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन मेरा कहता है सम पिक्चर्स बीइंग टेलीविजन इज अ पॉसिबिलिटी। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ करती, तो मेरे कुछ पिक्चर्स जो है वो मेरे टेलीविजन भी होते, मतलब पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मेरा जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा, ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिलोगिज्म का। ओनली फ्यू वाला ये क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ अवर IBPS, जो भी हमारे एग्जाम डालते हैं। क्या है, ओनली फ्यू मॉप्स आर ब्रूम्स। ये मेरे मॉप्स हैं, तो ओनली फ्यू मॉप्स आर ब्रूम्स। इसको मैं कैसे दिखा रही हूँ कि कुछ मॉप्स ऐसे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन ले लेती हूँ जो कभी भी ब्रूम नहीं हो सकता, चाहेगा जितना मर्जी मॉप ब्रूम में चला जाए, बट कुछ मॉप्स ऐसे रहेंगे जो कभी भी ब्रूम्स नहीं हो सकते। ठीक है, नो बकेट इज ब्रूम, कोई भी बकेट ब्रूम नहीं है। ऑल बकेट्स आर ब्रशेस, सारी की सारी बकेट्स जो हैं वो ब्रशेस है। कंक्लूजन अब देखते हैं। अगर हमारी एक बार डायग्राम बन गई तो हमने उनसे अब कंक्लूजन्स अपने डिराइव करने हैं। ऑल मॉप्स आर ब्रशेस, ऑल मॉप्स आर ब्रशेस। आप डायग्राम से ही देख सकते हो, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, कि सारे मॉप्स ब्रशेस हैं। अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाती तो फिर हम उसको फर्दर देखते कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि मॉप्स और ब्रशेस में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो मेरा पहला कंक्लूजन जो है वो होगा गलत। दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं। सम बकेट्स आर मॉप्स, कुछ बकेट्स मॉप्स हैं, कुछ बकेट्स मॉप्स हैं। अगेन मुझे ऐसा अगेन कुछ नहीं दिख रहा। अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाती तो वो अलग बात होती, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा, तो मेरा दूसरा कंक्लूजन भी गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, नीदर कंक्लूजन 1 नीदर नॉर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो अगेन सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। ऑल मशीन्स आर ट्रांसफॉर्मर्स, सबकी सब मशीन्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्मर्स हैं। ठीक है, ऑल ट्रांसफॉर्मर्स आर मोटर्स, ये बन गया। ओनली अ फ्यू मशीन्स आर जनरेटर्स, ओनली फ्यू जहां पर आ गया मतलब आपके पास एक बाउंडेशन लग गई है कि कुछ ऐसी मशीन्स रहेंगी जो कभी भी जनरेटर नहीं होंगी। ठीक है, ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। इसके बाद हम कुछ कंक्लूजन्स देखते हैं। सम जनरेटर्स आर ट्रांसफॉर्मर्स, कुछ जनरेटर्स ट्रांसफॉर्मर है। आपको यहाँ से डायग्राम से ही दिख रहा है कि कुछ ये वाला जो पोर्शन है
या ये वाला जो पोर्शन है ये सारा ट्रांसफार्मर में आ रहा है, तो मेरा कंक्लूजन 1 जो है वो सही हुआ। दूसरा कंक्लूजन अगर मैं देखूं, सम मोटर्स आर मशीन्स, कुछ मोटर्स मशीन्स हैं। अगेन मोटर्स का जो ये वाला पार्ट है ना, ये सारे मोटर्स थे, तो मोटर्स का जो ये वाला पार्ट है वो मशीन हुआ, तो मेरा दूसरा कंक्लूजन भी जो है वो सही हुआ। तो मेरे दोनों क्वेश्चंस आर राइट, सो बोथ फॉलो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सिलोगिज्म के क्वेश्चन में। सम कंप्यूटर्स आर टेबल्स, सम कंप्यूटर्स आर टैबलेट्स, ठीक है, सम कंप्यूटर्स आर टैबलेट्स, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, मतलब लैपटॉप्स जो हैं वो कंप्यूटर्स के अंदर ही रहेंगे, बिकॉज ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स। फिर नो फोन इज अ लैपटॉप, लैपटॉप और फोन के बीच में क्या रिलेशन है कि कोई भी फोन जो है वो लैपटॉप नहीं है। तो कंक्लूजन इसके बेसिस पे करेंगे, नो लैपटॉप इज अ टैबलेट, नो लैपटॉप इज अ टैबलेट। क्या हमें ऐसी कोई रिलेशन बताया गया है? हमारे अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग तो हमें टैबलेट और लैपटॉप के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं पता, तो हम एक नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे उसमें सही करवा दें? मतलब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो गलत रहेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मेरा कंक्लूजन क्या है? ऑल टैबलेट्स बीइंग कंप्यूटर, ऑल टैबलेट्स बीइंग कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी। मुझे स्टेटमेंट में दिया गया था सम कंप्यूटर्स आर टैबलेट्स, बट हमें तो नहीं बोला गया ना कि कुछ कंप्यूटर्स ऐसे नहीं हैं जो टैबलेट्स हैं, नहीं। तो क्या ये पूरे के पूरे टैबलेट्स इसमें जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल जा सकते हैं, सारे के सारे टैबलेट्स कंप्यूटर में जा सकते हैं, और इसलिए सेकेंड ऑप्शन मेरा सही रहेगा। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 2, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इनइक्वालिटी, हमने क्या पढ़ा? अल्फान्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस किए। थर्ड हमने पढ़े सिलोगिज्म के क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हम इन 3 स्फीयर्स को हमने डील किया, हमने देखा फटाफट क्वेश्चंस कैसे डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपके लिए आज का सेशन हेल्पफुल था तो सेशन को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे कॉमेंट, वीडियो पे कॉमेंट कीजिए जो भी आपके आंसर्स आते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके लिए बेनिफिशियल रहे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वी विल कम बैक अगेन टुमारो विद सम मोर क्वेश्चंस, विद मोर टॉपिक्स। टिल देन स्टे ट्यून विद अस एंड ऑल द बेस्ट।